नमस्कार आप सबको। मेरा नाम आशुतोष सिंह है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बायोलॉजी का हार्ट बोलते हैं, जेनेटिक्स है, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताने वाले हैं। जैसे ये कभी हमको पूछता है कोई, भाई ये कैरेक्टर पेरेंट्स से बच्चों में कैसे ट्रांसफर हुआ है, तो हम बोलते हैं जीन ने ट्रांसफर किया है। बराबर। जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम पे होता है। क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको देखते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक। आप चैप्टर को देखिए, वीडियो को देखिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाले हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमने बोला कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं इसको और ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूं कि जिन बच्चों का बेसिक्स क्लियर नहीं है वो भी सब क्लियर हो जाए, सारे बच्चे अच्छे से समझना स्टार्ट कर दें इसको। हमने बोला है किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? जीन का जरूरत पड़ता है। जीन होता है, वो जीन रहता कहाँ पर? बोलते हैं डीएनए में रहता है। कहाँ रहता है? डीएनए में रहता है। तो डीएनए कहाँ रहता है? बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस किधर होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है उसको सेल बोलते हैं हम लोग। सेल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पे देखिए हमने सेल बनाया है। सेल का जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लांट में इसके बाहर एक और लेयर उसको बोलते हैं सेल वॉल होती है। इस सेंटर में देखिए न्यूक्लियस लिखा हुआ है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है तो उसको बोलते हैं एक यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सेल होती है? यूकैरियोटिक सेल। हम लोग यूकैरियोटिक होते हैं, बराबर। जिसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होती हैं। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर मैंने एक डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ आ रही बात? यहाँ पे हम लोग पूरा सेल के बारे में देख लिए हैं, क्या होता है डीएनए, मैंने बेसिक बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये डीएनए के कैसे पता चला, कैसे डिस्कवरी हुआ, कैसे ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, ये सब इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बार द डिस्कवरी ऑफ डीएनए की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है। क्या नाम उनका? फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम है साइंटिस्ट का? फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लिन डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लिन। एग्जाम में आता है न्यूक्लिन डिस्कवर्ड बाय, तो क्या नाम आएगा? फ्रेडरिक मिशर। कौन से ईयर में किया था? इन 1869। कब की बात है ये? 1869 उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लिन डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर, इसको देखिए जरा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, एक हॉस्पिटल के आसपास से बहुत सारे बैंडेज पड़े थे। जो चोट लगती है तो बैंडेज निकाल के फेंक देते हैं ना, तो वहां बैंडेज उठाया। उस बैंडेज में सेल्स, डेड सेल्स को पस सेल बोलते हैं। चोट लगे तो पस निकलता है ना, पस, तो वो सेल उस बैंडेज में प्रेजेंट था। तो उन्होंने क्या किया, बैंडेज से पस सेल को निकालना है, उन्होंने सॉल्ट सोल्यूशन ऐड किया। उसमें सॉल्ट सोल्यूशन ऐड करने के बाद वो पस सेल बाहर आ गई, आइसोलेट हो गई। अब उस सेल को क्या किया, एक वीक एल्कलाइन सोल्यूशन था उसके अंदर उस पस सेल को डाल दिया। समझते रहिए। फिर क्या, वो सेल का लेयर ब्रस्ट हो गया, उसको बोलते हैं सेल लाइसिस ऑफ द सेल। बराबर, सेल के लाइसिस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, उसमें से न्यूक्लियस बाहर निकल गया। जब न्यूक्लियस बाहर निकला, न्यूक्लियस, तो उसमें से देखा कि कुछ पार्ट है जो प्रिसिपिटेट हो गए हैं नीचे, सॉल्यूशन में अंदर बैठ गए हैं। उसी को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। बाद में ऑब्जर्व किया गया कि उस न्यूक्लिन में फॉस्फोरस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है और वो एसिडिक बिहेवियर दिखाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल देते हैं उसको? न्यूक्लिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी पूरा स्टोरी बताया यहाँ पे मैंने लिख दिया है। फ्रेडरिक मिशर इन 1869 क्या, सबसे पहले क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ डीएनए किया था न्यूक्लिन के फॉर्म में। सेल कौन से लिया था? फर्स्ट सेल थी। कहां से ले? बैंडेज, लोकल हॉस्पिटल के बैंडेज से ले लिया था। क्या ऐड किया था? सॉल्ट सोल्यूशन ऐड किया था, उसको सेपरेट किया था फॉर सेपरेशन ऑफ द सेल फ्रॉम द बैंडेज। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऐड किया था वीक, किसके लिए भाई? उस सेल को तोड़ने के लिए। क्या हो गया था? सेल टूट गई थी, नीचे प्रेसिपिटेट हो गया था न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लिन बोला था। वो बाद में क्या पता चला, फॉस्फोरस का अमाउंट ज्यादा होता है इसमें और ये एसिडिक नेचर में होता है, इसलिए उसका क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड। ये डिस्कवरी ऑफ डीएनए समझ आया सबको? पक्का? चलिए, अब इसके बाद डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, इसको प्रूफ करना था, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सारी चीजें होती हैं।
डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आज हमको मालूम है, बट पहले डिस्कवरी कैसे पता चला सब। तो वहां पे कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, अपना अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया। यहाँ पे 1900 में क्या हुआ था, इन 1900 अर्ली साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है? कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा बोलते हैं कि भाई वही लेके जाता होगा कैरेक्टर, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं था। पता चला बाद में भाई कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए जीन का रिक्वायरमेंट होता है। जो मैंने पहले बोला है, जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से बनता है। देखिए इन अर्ली 90s में क्या था, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था, ऐसे बिलीव करते थे साइंटिस्ट लोग। फिर क्या हुआ था, कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग किसके थ्रू जाता है? जीन के थ्रू जाता है। अब जीन क्या होता है, लोकेट कहाँ होता है? क्रोमोसोम के ऊपर वो लोकेटेड होता है। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से बनता है। ये बात समझ आ गई सबको। अब इसके बाद सब एक्सपेरिमेंट की बातें करेंगे हम लोग, किसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो हमारा एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया था ग्रिफिथ जी ने, सबसे पहले 1928 में एक बैक्टीरिया लिया अपने एक्सपेरिमेंट में। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इसके दो टाइप थे, दो स्ट्रेन थे। एक यस स्ट्रेन टाइप की बैक्टीरिया थी, एक आर टाइप की बैक्टीरिया थी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या कॉज करती थी? निमोनिया डिजीज। किसी के अंदर चली गई बैक्टीरिया तो निमोनिया डिजीज कॉज करती है, बहुत नुकसान होता है इससे, बहुत ज्यादा फैटल है। अब यहाँ पे एस टाइप बैक्टीरिया कैसी होती है? स्मूथ, इनकैप्सुलेटेड बोलते हैं, वहां पे कैप्सूल की कवरिंग एक बाहर हो गई उसकी बाहर। पैथोजेनिक नेचर में होती है, डिजीज कॉज करने वाला। वायरुलेंट होती है, वायरुलेंट मतलब होता है कितना डिजीज कॉज करती है, ज्यादा हार्म करती है किसी को तो वायरुलेंट बोला जाता है। आर टाइप बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन, यहाँ पे ये लोग रफ होते हैं, इनका जो कवरिंग होता है स्मूथ नहीं होता, रफ होता है, और इसको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। और ये लोग पैथोजेनिक नहीं होते हैं, इसको नॉन पैथोजेनिक और नॉन वायरुलेंट बताते हैं। देखिए जरा मैंने कैसे लिखा है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसको मैं आगे बताऊंगा क्यों बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कब परफॉर्म किया था? इन 1928 में परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, 1928। बात क्लियर है? क्या लिया था बैक्टीरिया अपने एक्सपेरिमेंट में? कौन सी बैक्टीरिया लिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या कौन काम करती थी? निमोनिया कॉज करती थी, बराबर, किसी ऑर्गेनिज्म में। कितने टाइप बताया? टू टाइप, एस टाइप और आर टाइप। एस टाइप बैक्टीरिया क्या करती है? इस टाइप कैसी होती है? स्मूथ होती है, इनकैप्सुलेटेड, पैथोजेनिक, वायरुलेंट होती है। बट आर टाइप बैक्टीरिया रफ होती है, इनकैप्सुलेटेड नहीं होती, नॉन कैप्सुलेटेड होती है, नॉन पैथोजेनिक होती है और नॉन वायरुलेंट होती है। ये समझ आ गई? अब इसके बाद क्या किया था उन्होंने, वो देखिए ध्यान से, अच्छे समझिएगा जरा इसको। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आर टाइप बैक्टीरिया लिया इंजेक्शन में और एक माइस को इंट्रोड्यूस करा दिया, चूहे को अंदर डाल दिया गया। चूहे को डिजीज नहीं हुआ, चूहा सरवाइव कर रहा था, अलाइव था। तो आर टाइप यहाँ पे अलाइव माइस हो गया, ठीक है। फिर क्या किया उन्होंने, एस टाइप बैक्टीरिया लिया इंजेक्शन में और चूहे को इंट्रोड्यूस करा दिया। चूहे को निमोनिया हो गया, वो मर गया। यहाँ लिखा है कि आर स्टेन इनटू माइस, माइस बिकम डाइड। हीट के लिए एस टाइप बैक्टीरिया, जो एस टाइप बैक्टीरिया डिजीज कॉज करती है, उसको हीट कर लिया। हीट करने के बाद उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, फिर उसको इंजेक्शन में भरा। इंजेक्शन भरने के बाद माइस को दे दिया, दूसरे माइस को। माइस नहीं मरा क्योंकि उसकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, वो अलाइव था माइस, ठीक है। एक लास्ट में एक और परफॉर्म किया कि अगर हीट के लिए एस टाइप बैक्टीरिया लिया जाए और उसमें आर टाइप बैक्टीरिया मिक्स कर दिया जाए, दोनों मिक्स करके इंजेक्शन में किसी माइस को दिया जाए तो क्या होता है? माइस को नहीं मरना चाहिए था क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर आर स्टेन पे माइस जिंदा था, हीट के लिए टाइप से भी माइस जिंदा था, लेकिन दोनों मिक्स करके किया तो माइस मर गया। ऐसा कैसे हो गया? सरप्राइज हो गए पूरा, ये क्या हुआ, कैसे हो गया? इसमें देखिए यहाँ पे आर टाइप बैक्टीरिया लिविंग था, एस टाइप हीट किल करके किया था, तो हीट किल वाला कुछ तो काम नहीं करेगा, जो करना है लिविंग वाले को करना है, आर टाइप को करना है। आर टाइप बैक्टीरिया समथिंग पिक फ्रॉम द हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल एस टाइप से कुछ पिक कर लिया और वो अपने बाहर एक कवरिंग बना लिया आर टाइप। आर टाइप जब कवरिंग बना लिया तो एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, जब एस टाइप हो गया तो डिजीज कॉज करेगा, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बोला हमने? आर स्ट्रेन समथिंग पिक फ्रॉम द हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया एंड दे बिकम कन्वर्टेड इनटू द एस स्ट्रेन, मींस आर टाइप एस टाइप में कन्वर्ट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो मैंने बोला था बताऊंगा मैं, इसी को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन ग्रिफिथ साहब ने ये नहीं बताया कि ये बैक्टीरिया आर टाइप वाली
हीट किल एस टाइप से क्या पिक करती हैं? डीएनए पिक करती हैं, आरएनए पिक करती हैं, प्रोटीन पिक करती हैं, क्या लेती हैं? ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया था। इनका समझ आ गया। चलिए इसको छोटे में कैसे पढ़ेंगे हम लोग। Griffith performed their experiment in 1928. He take the bacteria Streptococcus pneumonia. They cause pneumonia to the organism. There are two strain of the Streptococcus pneumonia, S strain and R strain. What is the property of S strain? S strain is smooth, encapsulated, pathogenic and virulent. R strain bacteria are rough, non-capsulated, non-pathogenic, non-virulent. Clear? When R-type bacteria injected into the healthy mice, mice become alive. Done. Mice survive कर रहा था. When heat S-type bacteria, not heat, S-type bacteria injected into healthy mice, mice become died. क्यों? क्योंकि उसको निमोनिया कॉज हो गया था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, heat kill S-type bacteria injected into the healthy mice, mice become alive. In fourth experiment, he added heat kill S-type bacteria and R-type bacteria. Both are injected into the healthy mice, mice become died. Why? Because R-type bacteria, something picked from the heat kill S-type and they form a covering surrounding them and to convert it into the S-type and they cause pneumonia to the mice. Therefore, this experiment is known as, बोल सकते हैं इसको हम लोग, transforming principle. Means transforming principle is the Griffith experiment. I think clear? Okay. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद कुछ लोग, अभी यहाँ तो पता नहीं चला डीएनए आरएनए, इतना तो समझा दिया उन्होंने। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आ गए अलग एक्सपेरिमेंट लेके अपना। उन्होंने बोला कि हम लोग बताएंगे कि क्या डीएनए होता है, क्या आरएनए कौन सा होता है जेनेटिक मटेरियल के लिए। तो उनका नाम साइंटिस्ट का जरा देखिए, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट एक साथ में आए, एवरी, मैक्लाइड and McCarty. Every McLeod and McCarty performed their experiment in 1944. कब किया था एक्सपेरिमेंट इन्होंने? In 1944 perform their experiment. ये बात क्लियर हो गई। दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट। में थोड़ा इजी करता हूं चीजों को कि आप लोग याद करने के लिए इजी रहेगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या किया इन्होंने, अपना एक्सपेरिमेंट क्या लिया इन्होंने। अपने एक्सपेरिमेंट में जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, उसी को कंटिन्यू किया इन्होंने। उसका हेल्प लेके लोग आगे बढ़ने लगे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट लिया, एक्सट्रैक्ट ऑफ सेल फ्री एस स्ट्रेन। जो उन्होंने एस स्ट्रेन लिया था ना, उसमें से इन्होंने क्या ले लिया पता है? एक्सट्रैक्ट में इन्होंने ले लिया प्रोटीन, उससे बाहर निकाला आरएनए और डीएनए, इस टाइप से बाहर निकाल लिया। ये बात क्लियर जा रही है? मैं समझाता हूं पहले। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप प्लस आर टाइप, बराबर, पक्का। इसमें इन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन निकाला था ना, प्रोटीन को इसके साथ मिक्स कर दिया, प्रोटीन को इन दोनों के साथ में लगा दिया, इंजेक्शन दे दिया इसमें, भाई डाल दिया ऐसे ही इसके साथ में। यहाँ पे आर टाइप जो था उसको कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज अकर्स इन द आर टाइप, यहाँ पे कोई चेंज दिखने को नहीं मिला। बात क्लियर? पक्का क्लियर हो गया? प्रोटीन दिया, कुछ नहीं हुआ। एक और नाम यहाँ पे लिखा था प्रोटीएज, प्रोटीएज एंजाइम था, बराबर। प्रोटीएज एंजाइम क्या काम करता है, प्रोटीन की एक्टिविटी को स्टॉप करता है, प्लस प्रोटीन के साथ में दे दिया। देखा भाई ऐसा कुछ होता है क्या? यहाँ पे हीट किल एस टाइप बैक्टीरिया, हीट किल एस टाइप और आर टाइप,
इसके ऊपर इन्होंने दे दिया नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। ये बात क्लियर हो गई। फिर उन्होंने आरएनए लिया था। अब आरएनए की बात करता हूं, देखिए जरा, ऐसे सिमिलर करेंगे हम लोग। इन्होंने क्या किया, आरएनए हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, ये दोनों बैक्टीरिया साथ में ले रहे हैं लोग। इसको आरएनए दे दिया भाई, इसके साथ मिक्स कर दिया। बोलते हैं कि यहाँ पर भी आर टाइप में कोई भी चेंज नहीं दिखा, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सॉरी आर टाइप बैक्टीरिया। यहाँ पे एक और चीज लिया था, आरएनए के साथ में आरएनएज एंजाइम लिया था। आरएनएज एंजाइम का मतलब यहाँ पे कि ये आरएनए के एक्शन को स्टॉप करता है आरएनएज एंजाइम। यहाँ पे लिखा था, क्या लिया है, हीट किल एस टाइप, वही सिमिलर, और आर टाइप बैक्टीरिया। आर टाइप बैक्टीरिया कि भाई आर टाइप बदल रहा है क्या कुछ में, तो यहाँ पे बोल रहे हैं भाई कोई भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ आर टाइप बैक्टीरिया, यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक और कर लेते जरा, डीएनए लिया था, याद रखिएगा जरा आप। उन्होंने डीएनए लिया, डीएनए को उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, इसमें मिक्स कर दिया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना याद चाहिए आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आर टाइप जो है भाई कन्वर्टेड इनटू द एस टाइप। आर टाइप किस में कन्वर्ट हो गया, एस टाइप में कन्वर्ट हो गया, बराबर। यहाँ पे मतलब कैरेक्टर कौन ट्रांसफर करता है, डीएनए की वजह से वहां पे आर टाइप बदला है। कुछ लोग नहीं माने भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने एक और काम किया, डीएनए के साथ में एक एंजाइम ऐड कर दिया, इसका नाम था डीएनएज एंजाइम। क्या नाम था, डीएनएज एंजाइम, बराबर। ये क्या, हीट किल एस टाइप प्लस आर टाइप को दे दिया साथ में। डीएनए का मतलब होता है डीएनए के एक्शन को स्टॉप करता है, कम करता है। यहाँ पे जब डीएनए के एक्शन को कम हो गया, यहाँ पे कोई भी चेंज आर टाइप में नहीं दिखा। इसका मतलब कि डीएनए ही होता है जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। ये पूरा स्टोरी समझ आ गया आपको। चलिए वापस से बताता हूं मैं। एवरी मैक्लाइड एंड मैकार्टी परफॉर्म their experiment in 1944, बराबर। He continued the experiment of Griffith means transforming principle. He isolate protein RNA DNA from the cell-free S-type bacteria, बराबर। He introduced protein into the heat kill S-type and R-type bacteria. No change occurs in the R-type bacteria. He introduced RNA into the heat kill S-type and R-type bacteria. No change seen in the R-type bacteria. But when we added DNA into the mixture of heat kill S-type and R-type bacteria, they observed that R-type converted into the S-type. Okay, means DNA is the genetic material, but some scientists are not convinced. बट कुछ साइंटिस्ट नहीं कन्विंस हुए, नहीं भाई ये समझ नहीं आ रहा आपका एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं होगा, बराबर। इन्होंने पूरा बता दिया था भाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या क्या होता है। प्रोटीएज भी लेके बता दिया, प्रोटीन को ब्रेक करने वाला, आरएनएज भी लेके बता दिया, डीएनएज भी लेके बता दिया। इसमें एक केवल डीएनए ही था जो आर को एस में कन्वर्ट करता था। तो इनका एक्सपेरिमेंट प्रूफ करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। बट कुछ लोग होते हैं जो कन्विंस नहीं हुए, तो नहीं होते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट दो लोग आए, बोले कि मैं प्रूफ करता हूं एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट हर्से एंड चेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं जरा, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्से चेज एक्सपेरिमेंट समझते हैं जरा। दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट इन 1952। कब की बात है ये,
इन 1952 में इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, राइट। अच्छा, इन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, अब समझ जरा क्या क्या लिया था एक्सपेरिमेंट में। दे यूज्ड, अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था, बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज मीन्स इट इज द वायरस इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ये वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करता है, बराबर। बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, वायरस हो गया भाई। दे कैन इफेक्ट द बैक्टीरिया, ये बात समझ आ गई। ओके, बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ, ठीक है, बैक्टीरियोफेज लिया था और क्या लिया था, एंड बैक्टीरिया लिया था। क्या लिया था इन्होंने, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई का मीनिंग होता है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई। पहले ये इतना समझ आ गया, और भी आगे बताऊंगा क्या होता है। बैक्टीरियोफेज मेड अप ऑफ, बैक्टीरियोफेज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। प्रोटीन से बनता है बेटा ये, एंड डीएनए से बनता है। ये बात समझ आ गई। प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में सल्फर होता है, सल्फर प्रेजेंट इन द प्रोटीन एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द डीएनए। याद रखिए, दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्यों मैं ले रहा हूं, ये आगे यूज करने वाले हम लोग। फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द डीएनए, याद रखिएगा सब लोग। ये बात क्लियर। चलिए मैं स्ट्रक्चर बना दूं बैक्टीरियोफेज का, फटाफट देखते हैं जरा यहाँ पे। बैक्टीरियोफेज, देखिए ये हमारे पास में एक बेंजीन जैसा, साइक्लोहेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। नीचे एक स्ट्रक्चर बना दीजिए, बराबर। यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग करा दीजिए भाई, यहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग करा दीजिए भाई, बराबर। यहाँ पे एक आप क्या करेंगे, टेल फाइबर बनाना है आपको। यहाँ पे टेल फाइबर मतलब होता है ऐसा, ऐसा, ठीक, ऐसा, ऐसा, ऐसे करके स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियोफेज में क्या किया इन्होंने, बीच में क्या डाल दिया पता है, यहाँ पे डीएनए रहता है। क्या रहता है, डीएनए। और वो भी कैसा डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट इन द बैक्टीरियोफेज, याद रखिएगा सब। ये पूरा बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। ये जो बाहर बाहर येलो कलर मैंने बनाया है, ये प्रोटीन है। क्या नाम होता है इसका, प्रोटीन होता है। और जो अंदर बना है इसका नाम होता है डीएनए। क्या नाम होता है, डीएनए। ये बैक्टीरियोफेज होता है। कितना समझ आ गई बात, पक्का समझ आ गई बात। ओके जी, चलिए अब इसमें और क्या किया था उन्होंने, देखते हैं जरा। इन्होंने क्या किया, दो टाइप के इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया था। क्या लिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दे यूज रेडियो एक्टिव phosphorus and radioactive सल्फर। मैं बोला हूं फास्फोरस और सल्फर। जब मैं हम लोग सल्फर फर्स्ट बात करेंगे ना, तो यहाँ पे पी एस, यहाँ पे 35 एटॉमिक मास नंबर वाला इनका रेडियोएक्टिव एलिमेंट था सल्फर के लिए, और 32 एटॉमिक मास नंबर के यहाँ पे फास्फोरस के लिए था। ये ध्यान से सुनेंगे हम लोग। क्या नाम है, दे यूज रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड रेडियोएक्टिव सल्फर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फास्फोरस किस में प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है। सल्फर किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। कुछ वायरस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर के साथ में डाल दिया, तो उनका कौन सा पार्ट रेडियोएक्टिव होगा, सल्फर प्रोटीन में होता है तो प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव हो गया। कुछ बैक्टीरियोफेज उन्होंने क्या किया, रेडियोएक्टिव फास्फोरस के साथ में डाल दिया, तो उनका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया, बराबर। मतलब ये फास्फोरस क्या करेगा, डीएनए को रेडियोएक्टिव कर देगा। किसको, डीएनए को रेडियोएक्टिव कर देगा, बराबर। डीएनए को क्या किया इन्होंने,
रेडियो एक्टिव करने के लिए काम कर लिया, ठीक है। लेकिन रेडियो सल्फर की बात किया तो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर देंगे लोग। किसको? प्रोटीन को क्या करेंगे? रेडियो एक्टिव कर दिया। ये समझने का ट्राई करेंगे जरा हम लोग। व्हेन बैक्टीरियोफेज कंबाइंड विद द रेडियोएक्टिव phosphorus, their DNA become radioactive. When bacteriophage combined with the radioactive sulfur, their protein become radioactive. इतना समझ आ गई बात। फिर इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है इनका, समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। 3 स्टेप यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप आता है इन्फेक्शन। क्या नाम आता है? इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेप आता है ब्लेंडिंग। क्या नाम आता है? ब्लेंडिंग। और थर्ड स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या नाम आता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। इन स्टेप को करके इन्होंने बताया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। बराबर। अच्छा, ये बैक्टीरियोफेज समझ आ गया आपको। अब बात करें यहाँ पे क्या किया इन्होंने। इन्होंने सपोज करिए कि रेडियो एक्टिव यहाँ पे लिखा है ना, रेडियो एक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, जिससे चलिए ये कलर रेडियो एक्टिव के लिए मान लिया, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। रेडियो एक्टिव के लिए हम लोग रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाला पहले कर लेते हैं हम लोग। बाहर का पार्ट रेडियो एक्टिव है, समझने का ट्राई करेंगे हम लोग। ये प्रोटीन बाहर का कवरिंग था, प्रोटीन बाहर का कवरिंग था, याद रखेंगे। यहाँ पे ये टेल फाइबर्स थे, याद रखेंगे सब, ठीक। इसका डीएनए कैसा था? येलो कलर में ले लेता हूँ डीएनए। डीएनए नॉर्मल है ऐसा, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर लिया है, ठीक। ये वाला पार्ट क्लियर। मैं इसी के साइड में दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, जहां पर प्रोटीन कोट नॉर्मल है और डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? प्रोटीन कोट नॉर्मल, येलो कलर में नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ और रेड कलर में रेडियो एक्टिव के लिए बता रहा हूँ। ये समझ आ गई बात। इन्होंने क्या किया, इसको ध्यान सुनिएगा सब लोग। एक बैक्टीरिया लिया, जिस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, सिरिचा कोलाई, वायरस के साथ में अटैच करा दिया। यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, यहाँ बैक्टीरिया के अंदर इसको चला गया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया। जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होता है ना, तो बोलते हैं इन्फेक्शन। तो पहला स्टेप क्या हो गया? अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरियोफेज टू द ई कोलाई बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। यहाँ पर भी सिमिलर जाइए, यहाँ पर भी इन्फेक्शन मतलब ई कोलाई में क्या हो गया? अटैच हो गया बैक्टीरियोफेज। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? ओके जी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, ये लोग क्या करते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को मैं पहले बना लेता हूँ स्टेप के लिए आपका पूरा। ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ, ध्यान सुनिएगा सब लोग। एक और बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे एक और बनाएंगे हम लोग। ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर खुद का इसका बेचारे का डीएनए रहता है, इसका खुद का डीएनए रहता है स्टार्टिंग में, ऐसा, ठीक है। ऐसा समझते जरा। इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे पहला पॉइंट, पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ इन्फेक्शन का। अब बात करते हैं कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, ये न्यूक्लिक एसिड इसमें पास कर गया, इसमें अंदर आ गया न्यूक्लिक एसिड, बराबर। न्यूक्लिक एसिड आ गया, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड इसका रहेगा, पूरा मल्टीप्लाई करेगा, सब रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बाहर क्या करेगा? बाहर जो है इसका डीएनए, इसका प्रोटीन
पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ आएगा क्या है। ये डीएनए इसका रेडियोएक्टिव है, ठीक। इसमें अटैचमेंट हो गया। अब इसमें क्या करेगा, ये डीएनए इसमें अंदर आ गया भाई इसका, ठीक है। इसने क्या किया, पहले ये कलर देखिए इसका जरा। जब इसे इंटर इंटर करता है ना, तो पूरे बैक्टीरिया को रेडियोएक्टिव बना देता है। पूरे बैक्टीरिया कैसी हो जाती है, रेडियोएक्टिव हो जाती है, याद रखिएगा। पूरे बैक्टीरिया क्या किया इन्होंने, रेडियोएक्टिव बना दिया। पूरे बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया है, रेडियोएक्टिव बना के रखा हुआ है, देखिए। ओके। ये पूरा डायग्राम पहले समझाने का ट्राई करता हूँ मैं, क्या होता है। बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज जब किसी ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग, अटैचमेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शन। क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्फेक्शन। फिर क्या करेगा, जब उसका जेनेटिक मटेरियल इंटर करता है बैक्टीरिया में, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। समझ आ रही बात। जब पूरा का पूरा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका प्रोटीन वाला पार्ट बैक्टीरिया हट जाता है वहां से, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको हम सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हट गया तो सुपरनेटेंट, बराबर। हमने बोला है कि देखो, इस वाले प्रोसेस में कहीं पर भी ई कोलाई बैक्टीरिया का चेंज नहीं हुआ कुछ भी। लेकिन जैसे ही हमने दूसरा पार्ट किया यहाँ पे, इसका डीएनए रेडियो एक्टिव था। डीएनए कैसा था, रेडियो एक्टिव था। ये तुरंत क्या किया इन्होंने, ये तुरंत देखो पूरा बैक्टीरिया को रेडियो एक्टिव बना दिया। मतलब डीएनए ही है जो ट्रांसफर किसी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए काम करता है। प्रोटीन यहाँ पे रेडियो एक्टिव था, बट प्रोटीन की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए प्रोटीन यहाँ पे काम नहीं करता जेनेटिक मटेरियल का। कौन काम करता है, डीएनए काम करता है। ये एक्सपेरिमेंट अनइक्विवोकल प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तब जाके लोग माने, अच्छा भाई सही बता रहे हो आप। चलिए इनका एक वापस मैं बताता हूँ आपको। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट इन 1952। दे यूज, क्या यूज किया था उन्होंने, बैक्टीरियोफेज। दे कंटेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड डीएनए, बराबर। प्रोटीन कंटेन सल्फर, डीएनए कंटेन फॉस्फोरस। एंड दे आल्सो यूज ई कोलाई बैक्टीरिया। दे यूज रेडियोएक्टिव सब्सटेंस phosphorus and sulfur, 32 atomic mass number phosphorus and 35 atomic sulfur, radioactive sulfur. When some viruses means bacteriophage added with the radioactive sulfur, their protein become radioactive. When some bacteriophage added with the किसके साथ में, radioactive phosphorus, their DNA become radioactive, बराबर। When radioactive protein attached to the E. coli bacteria, this is called infection. When nucleic acid which present inside the radioactive protein are normal, they are not radioactive, बराबर। This is called radioactive protein and normal DNA. Okay. After that, when entry of the genetic material DNA into the E. coli bacteria, this is called blending. Blending, समझ आ रही बात। And after some time, removal of the protein code from the E. coli bacteria, only DNA present inside the viral DNA present inside the E. coli bacteria. This is called in centrifugation. I think clear, पक्का clear. No change occur in the E. coli bacteria when radioactive protein are used. जब हमने इसका यूज किया कोई भी चेंज नहीं हुआ, बराबर। But when we use DNA, radioactive DNA, बराबर, introduce into the E. coli bacteria, after in the last bacteria become radioactive, means DNA is the genetic material. So this experiment proved that genetic is the
जेनेटिक मटेरियल। ये 3 एक्सपेरिमेंट में हमको इससे लोगों को पता चला भाई हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। हमने 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया। फर्स्ट क्या किया, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, सेकंड एवरी मैकलाइड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। समझ आ गई बात। उसके पहले हमने डिस्कस किया था किसका, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन डिस्कवर किया था। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आए तो आप लोग बता सकते हैं। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद कौन चैप्टर आपको पढ़ना है इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। रेगुलर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो जरूर देखें इसको। थैंक यू सो मच।